Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. And in this video we will discuss some important concepts of electricity and magnetism. कुछ ऐसे फॉर्मूलेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपने पहले कहीं नहीं देखे होंगे। कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में, जैसे कुछ फॉर्मूलेस हैं जो हमारे +1 +2 में नहीं थे, लेकिन फर्दर एग्ज़ाम में कई बार हम देख लेते हैं कि जैसे हमें पता है कि एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल की कितनी वैल्यू होती है, हमें पता है इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल की कितनी वैल्यू होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रपोल कितना है, ठीक है, तो इसका जवाब बहुत कम बच्चों को पता होता है। तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से रिलेटेड हम इसमें करने वाले हैं। सो ध्यान से देखना वीडियो को, वॉच टिल द एंड, एंड if you are new to this channel, please don't forget to subscribe the channel and share the video as maximum as you can. So we are going to start here electricity and magnetism. So थोड़ा फास्ट रिवीजन चलेगी, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ही पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आता है दैट इज कूलम लॉ। कूलम लॉ हमें सबको पता है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी किससे मिलके बनी है? चार्जेस से। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के फ्लो की वजह से। नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं। अब दो टाइप के अगर हमारे पास चार्जेस हैं तो क्या ये दो चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं? क्या इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स होता है? जैसे दो बॉडी हैं उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ऐसे ही दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। तो हम बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ठीक है। जब हम वर्ड इंटरेक्शन लगा रहे हैं, इंटरेक्शन का मीनिंग यहाँ पे क्या है? रिपल्शन भी आ गया उसमें, अट्रैक्शन भी आ गया। अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं या दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, यानी कि लाइक चार्जेस हैं, दोनों सेम चार्जेस हैं, वेदर बोथ आर पॉजिटिव वेदर बोथ आर नेगेटिव, तो वो क्या करेंगे? आपस में रिपेल करेंगे। और अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो वो क्या करेगा? आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अब दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स होता है, ये फोर्स हमें किसने दिया? कूलम लॉ ने। और कूलम लॉ ने क्या कहा? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस। अगर मैं यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज ले लूँ, Q1 Q2, तो इनके बीच का डिस्टेंस मैं यहाँ से यहाँ तक R ले लूँ, तो क्या कहा कूलम ने कि फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस क्या होगा? विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज चार्जेस, यानी कि Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? R, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि कूलम लॉ क्या कहता है? F वेक्टर विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो K जो होता है यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0 भी इसको लिखते हैं। इसकी फिक्स वैल्यू होती है 9 × 10⁹ मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और ये SI में इसकी यूनिट होती है। अगर CGS में ले तो K की वैल्यू 1 होती है। कूलम यहाँ पे चार्ज की यूनिट होती है, ठीक है। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, जैसे कूलम की यूनिट चार्ज की यूनिट कूलम होती है। तो यहाँ पे हमने कूलम लॉ डिस्कस किया। नेक्स्ट देखो, इसमें देखो ये चार्जेस प्रोड्यूस कैसे होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो अगर एक एटम है, एक कोई भी मैटर ले लो, मैटर के अंदर बहुत सारे एटम हैं, और एक एटम के अंदर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। अब ये एक एटम है, सेंटर पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इसके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। लेकिन हम कहते हैं कि एटम जो है वो न्यूट्रल है। एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज है। अब अगर कुछ भी करके बाहर से एनर्जी देके या कैसे भी, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाता है तो इस एटम के पास क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज कम हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। वहीं अगर मैं किसी दूसरी बॉडी की बात करूं, इसमें भी पॉजिटिव था 5 और नेगेटिव भी था 5,
ठीक है, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है, ये जो बाहर से निकला ये इस पे आ गया, तो क्या होगा, अब इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए, तो एक नेगेटिव चार्ज इस पे बढ़ गया, तो इसके पास कैसा चार्ज आ जाएगा, ये बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से अगर एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है तो वो क्या हो रही है, पॉजिटिवली चार्ज हो रही है। अगर एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जा रही है। ठीक है, तो इस तरह बॉडी में चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिर वो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, उनके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट देखो, ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ये जो चार्ज है इसका क्वांटाइजेशन पॉसिबल है। मीन्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर हुए थे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं ये बता रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वो ट्रांसफ़र होंगे 1 2 3 ऐसे ही तो ट्रांसफ़र होंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आधा इलेक्ट्रॉन उठ के एक एटम से दूसरे एटम में चला गया, या 3/2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन चला गया। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा जाएगा, या एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 जाएंगे, या 3 जाएंगे। तो जो n की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव इंटीजर्स में होगी। ठीक है, डेसिमल्स में नहीं होगी, इंटीजर्स में होगी। यही कहा है यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज आएगा वो कितना आएगा, प्लस माइनस एन। सपोज ये बॉडी है, इसने 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इसके पास चार्ज कैसा आएगा, 5। ठीक है, इसने लूज कर दिए हैं इलेक्ट्रॉन, तो अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो ये कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, इसके पास 5 ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस का 5 ही। अगर किसी ने गेन किए तो कैसा आ जाएगा, माइनस का 5 ही। तो n की वैल्यू यहाँ पे जो ये n है इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर्स में रहेगी, डेसिमल में नहीं रहेगी। ठीक है, ऐसा कभी नहीं आएगा q इज इक्वल टू हाफ ई या q इज इक्वल टू 3/2 ई, इस टाइप का आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ई जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू होती है इस इलेक्ट्रॉन पे। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की जब हम बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये चार्ज की प्रॉपर्टीज़ में भी आ जाती हैं ये सारी बातें कि चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, चार्ज कैन बी क्वांटाइज, देयर इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की जब हम बात करते हैं तो चार्ज के कंजर्वेशन में हम क्या बोलते हैं कि टोटल चार्ज एक बॉडी पे कितना रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, जैसे एक बॉडी है, इसमें काफ़ी सारे एटम्स हैं। ठीक है, अगर इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो इस पे क्या आ गया, सपोज इस पे पहले 5 ही था, अब इस पे क्या आ गया, 4 ही रह जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। और इस पे पहले 5 थे, इसमें अब 6 आ गए, तो टोटल कितना हो गया, 10। और पहले कितना था, इस पे भी 5 था, इस पे भी 5 था, तो पहले भी कितना था, 10। तो मतलब पूरी एटम से एक दूसरे पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं मॉलिक्यूल मैटर के अंदर, लेकिन टोटल चार्ज जो बॉडी पे है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट देखो, अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो हम क्या बोल रहे हैं, देखो अगर किसी हम अब इन्हीं चार्जेस को हम किसी मीडियम में रख देते हैं। ये चार्जेस पहले हमने वैक्यूम में रखे, अब हम इन चार्जेस को पानी के अंदर रख देते हैं। ये Q1, ये वाटर लिया, और यहाँ पे ये 2 चार्जेस रख दिए, Q1 और Q2। अब इनके बीच में फोर्स क्या होगा, वही होगा KQ1 Q2/r², या कुछ अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फोर्स जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। फोर्स कितने से डिक्रीज होता है, फोर्स जो मीडियम में होता है वो क्या होता है, जितना फोर्स वैक्यूम में था डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। यहाँ पे K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, इस K में और ये जो पीछे हमने K यूज़ किया था इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे जो हम K यूज़ करते हैं ये स्मॉल k से डिनोट करते हैं इसको, और ये जो K है ये कैपिटल K से डिनोट करते हैं इसको।
कैपिटल के से, ठीक है। तो अगर ये जो कैपिटल के है ये क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है किसी भी मीडियम का। तो अगर हम चार्जेस को किसी मीडियम में रखेंगे तो जो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में वो डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज होगा, डिपेंड ऑन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो मीडियम में कितना हो जाएगा, Fv बाय में के, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास F/Q0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है ये भी देख लो। देखो एक हम बात करते हैं, ये प्लस Q, एक हो गया सोर्स चार्ज, ठीक है, और एक होता है टेस्ट चार्ज। ये एक प्लस Q चार्ज है, इसके आसपास क्या होगा, कुछ एरिया तक जहां तक इस चार्ज के इफेक्ट को हम महसूस कर सकते हैं, हम कहते हैं वो रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। चार्ज के आसपास का वो रीजन जहां तक हम उस चार्ज के इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं, उसे क्या कह देते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम मैग्नेट की बात करते हैं। मैग्नेट से सब बच्चे खेलते हैं, बचपन में देखा होगा। मैग्नेट से क्या होता है, एक मैग्नेट को जब दूसरे मैग्नेट के पास लेके आओगे तो क्या होगा, वो रिपेल करेंगे एक दूसरे में, एक फोर्स लगेगा बाहर की डायरेक्शन में, ठीक है। जब तक और फिर उन मैग्नेट्स को आप थोड़ा दूर लेके जाओ तो क्या होगा, उन दोनों में आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। तो वही बात है कि यहाँ पे क्योंकि उस मैग्नेट के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड था, जब तक हमने उस दूसरे मैग्नेट को उस पहले मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में रखा तब तक वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, और जैसे ही हमने उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया उसने फोर्स एक्सपीरियंस करना बंद कर दिया। तो ऐसे यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं। सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, और टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो उस क्रिएट किए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करता है, ठीक है। तो दो टाइप के चार्जेस लेते हैं, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे हमने प्लस Q सोर्स चार्ज लिया है, इसकी वजह से ये इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। ये सोर्स चार्ज है और इसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अब अगर हम कोई दूसरे चार्ज को लेके आए Q0 को, ठीक है, अब ये Q0 जब तक यहाँ पे है तब तक इस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही हम इस Q0 को उठा के इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो क्या होगा, ड्यू टू कूलम लॉ ऑफ इंट्रैक्शन इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे ये, ठीक है। और वो फोर्स क्या होगा, Q0/R²। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक फोर्स आ जाएगा जब हम इस चार्ज को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तब, ठीक है। तो अब ये जो Q0 है ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है बाहर की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है पर यूनिट चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो टर्म होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर, ठीक है। जब तक हमने इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रखा था ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इस चार्ज को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया वैसे ही क्या हुआ, ड्यू टू कूलम इंटरेक्शन इनके बीच में एक फोर्स आ गया, और उस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये बाहर को फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है पर यूनिट चार्ज, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो Q0 है ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है। Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज है, और इसको हम हमेशा अपनी कन्वीनियंस के लिए पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। यहाँ से यूनिट क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, फोर्स की न्यूटन होती है, Q की चार्ज की कूलम होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वोल्ट पर मीटर, ये भी लर्न रखना। तो न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ये दो यूनिट होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, जस्ट एन इमेजिनरी लाइन जस्ट टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इमेजिनरी टाइप की लाइंस हमने एज्यूम करी हुई है, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये मैंने जैसे यहाँ तक ड्रॉ की है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या बता पा रहे हैं कि यहाँ तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, यहाँ तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम कह रहे हैं कि यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इमेजिनरी कंसेप्ट है। अब एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट के बाहर हम देख तो नहीं सकते ना कि कहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं। एक चार्ज के अराउंड कितने दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड है हम उसे देख नहीं सकते अपनी आंखों से,
ठीक है। अगर कहोगे कि देखो देखने वाला नहीं है, देख नहीं सकते हम उसको अपनी आंखों से, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं। ठीक है, करंट लगता है तो फील होता है ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही है। तो उसको हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है, इमेजिनरी लाइंस। जस्ट ड्रॉ, अगर हम ये प्लेन में 2D फिगर में देख रहे हैं तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई हुई है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। देखो, पॉजिटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है +Q, तो यहाँ से बाहर को निकल रही है लाइंस फर्स्ट फिगर में। सेकंड फिगर में देखो नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, क्योंकि नेगेटिव की तरफ आएंगी पॉजिटिव से जाएंगी। यहाँ पे देखो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पॉजिटिव से जा रही हैं और नेगेटिव पे आ रही हैं। अब इसके कुछ केसेस नहीं बनते हैं, ये देखो। अब ये देखो फर्स्ट वाली फिगर में देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो ये पॉसिबल होना चाहिए था, लेकिन ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो सरफेस के साथ एंगल है ये 90 डिग्री का बनाती है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, लेकिन ये वाली लाइन जो जनरेट हो रही है ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही, तो इसलिए ये पॉसिबल केस नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड वाली में देखो पॉजिटिव क्यू चार्ज पड़ा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे रिप्रेजेंट की हुई है, अंदर की तरफ, यानी कि अंदर को आ रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से तो बाहर की तरफ जाती है। थर्ड देखो +Q और -Q, ये यहाँ पे देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट करती है तो इस पॉइंट पे देखो, ये मैंने 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी। इस वाले पॉइंट पे देखो, इस वाली कर्व पे टेंजेंट बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन ये आ जाएगी, इस वाली कर्व पे टेंजेंट बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन ये आ जाएगी। अब एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन आ रही है, तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पे 2 जगह नहीं जा सकता, तो ट्रांसफ़र भी होगा एक ही जगह होगा, तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 वैल्यू नहीं आ सकती, इसलिए कोई भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरेक्ट नहीं करती हैं, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये था नॉट पॉसिबल केसेस। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात हम करते हैं लैम्डा। ठीक है, ये क्या होता है, Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात हम कब करते हैं, जैसे ये लाइन चार्ज है, एक लाइन चार्ज कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्ज है, तो इस यहाँ पे हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की। अगर हम एक स्फीयर ले लें, उसके ऊपर कोई चार्ज है, ठीक है, या शीट के ऊपर कोई चार्ज है, तो हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की, चार्ज पर यूनिट एरिया। और अगर ये पूरे वॉल्यूम में चार्ज निकालना है तो हम बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये 3 टर्म्स यूज़ होती हैं, आपको पता होना चाहिए। इनकी यूनिट देख लो, लैम्डा की क्या होगी, कूलम पर मीटर, इसकी रो की क्या होगी, कूलम पर मीटर क्यूब, और सिग्मा की क्या होगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट्स हैं। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। एक क्वेश्चन भी मैं आपको इस टाइप का दिखाऊंगी कि कैसे आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, तभी पता चलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, देखो एक नेगेटिव चार्ज है, डाइपोल बनता कैसे है, देखो पहले डाइपोल क्या होता है, 2 चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, वो दोनों सेपरेट हो गए, उन दोनों में कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, 2a डिस्टेंस है उनके बीच में, तो डाइपोल मोमेंट आएगी। ठीक है, जब भी एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होंगे, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हो जाएगा, उसके पास एक डाइपोल मोमेंट होगी। और डाइपोल मोमेंट क्या होगी, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, P = Q/2a, वो चार्ज इंटू उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज नॉन एज डाइपोल मोमेंट। अच्छा, डायरेक्शन क्या होती है डाइपोल मोमेंट की, ये भी याद रखना, P वेक्टर और E वेक्टर, इनकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है,
नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब एक्सियल लाइन पे डाइपोल के लिए क्या फॉर्मूला, डाइपोल की अगर एक्सियल लाइन पे हमने निकालना है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। जैसे ये डाइपोल है, ठीक है, इसकी एक्सियल लाइन क्या है, ये इसके एक्सिस के अलोंग जो है, इस लाइन के अलोंग कहीं पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, 2p/4πε0 r³। और अगर इक्वेटोरियल लाइन यानी कि 90 डिग्री पे यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी है इस लाइन के अलोंग, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, p/4πε0 r³। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्सियल लाइन जो ई एक्सियल है, ई एक्सियल वो क्या होती है, 2e इक्वेटोरियल, ये दोनों में रिलेशन है। एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो डबल होती है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल पे अगर p/4πε0 r³ है तो एक्सियल लाइन पे 2p/4πε0 r³ है। ठीक है, तो ये चीज देख रहे हो, अगर एक चार्ज था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या थी, kq/r², इतनी होती है एक चार्ज की वजह से। जब डाइपोल आ गया तो ये देखो कैसा हो गया, kp/r³, एक r बढ़ गया और ऊपर q की जगह p आ गया और k एज इट इज। तो इस तरह से लर्न कर लो इसको, इस तरह से ध्यान में रखना। अगर एक पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं तो kq/r² है। डाइपोल में दो चार्ज होते हैं तो दो चार्ज होते हैं तो तब डाइपोल बनता है, तो उसमें क्या हो गया, q की जगह p आ गया और नीचे r एक बढ़ गया। तो इक्वेटोरियल लाइन पे p/4πε0 r³, एक्सियल लाइन पे 2p/4πε0 r³। एक और बात इसमें याद रखने वाली है, एक्सियल लाइन पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव ही होती है। लेकिन अगर इक्वेटोरियल लाइन पे निकालते हैं तो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ई की डायरेक्शन होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, ये नेगेटिव चार्ज इस वाले फॉर्मूले में लगाया। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, अगर किसी भी पॉइंट पे निकालना है, अब हम ना इक्वेटोरियल लाइन की बात कर रहे हैं ना हम उसकी बात कर रहे हैं एक्सियल लाइन की। ये चार्ज ये हमारे पास पड़ा है, ये डाइपोल पड़ा है ऐसे -q + q और ये थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। अब ये एक्सियल लाइन है इसकी या ये इक्वेटोरियल लाइन है, तो हम किसी पे नहीं, किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होगा p/4πε0 r³। इतना तो था ही ना पिछला, देखो p/4πε0 r³, जितना इक्वेटोरियल लाइन पे था। याद रखने का तरीका देखो, इतना तो हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन पे जब हमने निकाला था ही। ठीक है, ऐड क्या करना है साथ में, अब थीटा एंगल किसी भी एंगल पे रख रहे हैं तो थीटा वाली टर्म तो आएगी, तो √3 cos² थीटा +1, ये याद रखना है, √3 cos² थीटा +1, ये टर्म आपको याद रखनी है। तो किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब इन्फिनाइट लाइन चार्ज, एक लाइन चार्ज है उसकी वजह से क्या होता है, देखो जैसे एक ये लाइन चार्ज है, एक ये कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, हमने इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे कंडक्टर पे। तो अब यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, लाइन चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्फिनाइट लाइन चार्ज, ये पूरे इतने सारे चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है वो हमारे पास क्या आता है, λ/2πr∈0। ठीक है, λ/2πr∈0। देखो जब हम चार्ज की बात कर रहे थे तो हमारे पास ऊपर क्या आया था, Q आया था यहाँ पे। ठीक है, जब हम डाइपोल की बात कर रहे थे तो हमारे पास ऊपर P आ रहा था K के साथ। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम लाइन चार्ज की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ऊपर क्या आ रहा है, लैम्डा आ रहा है। ठीक है, लाइन चार्ज की बात कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, लैम्डा आ रहा है। और नीचे क्या होता था, एक हमारे पास क्या होता था, के होता था। के कैसे आएगा, देखो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4πε0 बन जाएगा
और ऊपर आ जाएगा के, लैम्डा के, ठीक है। 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे क्या रह जाएगा फिर, आर रह जाएगा, ठीक है। आर वो डिस्टेंस है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो ये फॉर्मूला लर्न कर लो, चाहे ये फॉर्मूला लर्न कर लो, सेम आया है। तो इन्फिनाइट लाइन चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, लाइन चार्ज है तो लैम्डा आएगा, के तो हर एक फॉर्मूले में आता ही है, ठीक है। तो और ये आर डिस्टेंस जहाँ पे निकालना है उससे डिवाइड हो जाएगा और 2 साथ में लग जाएगा। तो इन्फिनाइट लाइन चार्ज की वजह से हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। एक सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर रही हैं, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे ये मैंने एक सरफेस ले लिया, अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे भी पास कर सकती हैं, ठीक है। एक और डायरेक्शन में बता देती हूँ फिगर से, ऐसे भी पास कर सकती है, ठीक है। लेकिन फ्लक्स हम किसको कहेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस से नॉर्मली पास कर रही है, यानी कि ये फर्स्ट वाली फिगर। सेकंड वाली फिगर में तो क्या है, देखो ई की डायरेक्शन ये है और ए की डायरेक्शन क्या है, ये है नॉर्मल वेक्टर की। तो यहाँ पे थीटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। थीटा 90 डिग्री तो फ्लक्स 0। फॉर्मूले से देख लेते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, जो इनका डॉट प्रोडक्ट है ई ए कॉस थीटा, वो होता है फ्लक्स। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाली फिगर में एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई इंटू में ए, ठीक है। फाई की वैल्यू आ जाएगी ई इंटू में ए। और सेकंड वाली में देखो ई और जो एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर है, तो थीटा क्या आ जाएगा, 90। तो ऐसे देखने में भी हमें पता लग रहा है कि इसमें से तो नॉर्मली पास कर ही नहीं रही है, फर्स्ट वाली फिगर में से ही नॉर्मली पास कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली, फाई वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसकी यूनिट भी देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो यूनिट फाई की क्या बन गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऐसा यूनिट फाई की होती है वेबर, सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल, और ये रिलेशन भी लर्न रखना है। 1 वेबर होता है 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल के। 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, ये पिछली बार एनवीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये क्लोज सरफेस आ गया, यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज क्यों रख दिया, तो इसकी वजह से फ्लक्स क्या होगा, तो एक आगे गॉस लॉ आएगा, वो कहता है 1/ε0 टाइम चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस, इतना फ्लक्स होगा, ठीक है। तो अगर एक फेज से पूछेगा, एक फेज से कितना फ्लक्स जाएगा, तो कितना होगा, 1/6 Q/ε0, ठीक है। तो यहाँ पे ये था। नेक्स्ट देखो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है कि अगर एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, अगर एक क्लोज्ड सरफेस है तो उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट कर रहा है, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय गॉस लॉ। दैट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस। यहाँ से देखो डेफिनेशन से, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। अगर मैंने एक क्लोज सरफेस लिया है, यहाँ पे बीच में पॉजिटिव चार्ज हम क्यों रख देते हैं, तो इस सरफेस में से कितना फ्लक्स पास आउट करेगा वो बताया है इसने। ईडीएस क्या होता है, फ्लक्स ही तो होता है, इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसके डिफरेंशियल फॉर्म, कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है उसमें 4 ऑप्शन हमें दे दिए, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म पूछी क्या है, तो डिफरेंशियल फॉर्म भी इसकी देख लो। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ कैसे लिखेंगे हम, देखो डेंसिटी क्या होती है, रो मैंने अभी डिस्कस किया था यहाँ पे, तो रो क्या था हमारे पास, डी क्यू बाय में डी वी,
यहाँ से डी क्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रो डी वी आ जाएगा, और क्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू डी वी। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आया है, क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी। तो चार्ज को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन बन गई। डाइवर्जेंस थ्योरम से हम क्या कहते हैं, देखो डाइवर्जेंस थ्योरम से एक गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, बीएससी में आप लोगों के पास आई होगी। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज करते हैं। तो जब यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल कन्वर्ट होता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ट हो जाएगा डेल डॉट ई में। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है वो डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर बन जाएगा और सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने ये इक्वेशन कैसे लिखी, विद द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस लॉ। ठीक है, तो गॉस डाइवर्जेंस लॉ से पॉसिबल है, तो इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब मैंने एक इक्वेशन ली थी, जो गॉस लॉ था वो क्या था, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू, ये कहा था मैंने। तो अब ई डी एस, इसकी जगह मैं ये वाली टर्म यूज कर सकती हूँ, तो मैंने ये कर दी, ई डी एस की जगह इज इक्वल टू 1/ε0 एज इट इज, क्यू की जगह इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी जो भी हमने निकाला था वो यूज कर लिया। तो अब दोनों साइड इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो बाय ε0। अगेन एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, और फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है, इक्वेशन भी इम्पॉर्टेंट है। कई बार तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि डाइवर्जेंस, ये गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म लिखें तो वो क्या है, तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे इससे, या कई बार इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ जाता है। आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन में एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यू हैव टू कैलकुलेट, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट विद दिस फॉर्मूला। तो डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो बाय ε0, दिस इज नॉन एज differential form of Gauss law in electrostatic। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, देखो यहाँ पे कोई एक चार्ज पार्टिकल पड़ा है। ठीक है, अब ये चार्ज पार्टिकल है तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि अगर मैं बाहर से किसी दूसरे चार्ज को लाके यहाँ पे रखूँगी तो वो चार्ज जो है वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अब इन्फिनिटी से किसी चार्ज पार्टिकल को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वापस जाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम उसे रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करके इसको इस पॉइंट तक लेके आना है। ठीक है, तो इस चार्ज पार्टिकल को हमें इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना है, तो हमें उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना वर्क डन हमें करना पड़ रहा है पर यूनिट चार्ज, वो क्या हो जाता है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल, ये मैंने कोई बी पॉइंट यहाँ पे एज्यूम कर लिया चार्ज के पास, तो इस बी पॉइंट तक उस इन्फिनिटी से एक यूनिट चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन हमें करना पड़ रहा है पर यूनिट चार्ज, वो क्या होता है, पोटेंशियल। इसका एक और ये फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू ए ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ए या बी कोई भी जिस पॉइंट तक हमें लाना है वो पॉइंट हमें यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो इसकी एक डेरिवेशन है हमारे पास, यहाँ डेरिवेशन मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, क्योंकि पीजीटी में आपके डायरेक्ट फॉर्मूले यूज होने हैं। ठीक है, तो ये आपको जो नॉलेज आपको होनी चाहिए वो मैं यहाँ पे मेन पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमारे पास क्या होता है, Q/4πε0 R। इसकी डायमेंशंस पूछ ली जाती है वी की कई बार। ठीक है, तो v क्या है, W/Q, W की क्या होती है एनर्जी वाली, mL/2T-2, Q की क्या होती है IT, I यानी कि करंट की एम्पियर, टाइम की T, तो mL/2T-3 A-1 ये किसकी होती है, v की डायमेंशंस होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, आपको लगता है ये तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं, लेकिन इसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखो चार्ज स्फीयर है, एक चार्ज स्फीयर है,
इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है तो अंदर भी 10 वोल्ट होगा, ठीक है। चार्ज पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसके केस में अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। ये कंडक्टिंग स्फीयर के केस में था। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में क्या होगा, बाहर अलग पोटेंशियल होगा और अंदर अलग पोटेंशियल होगा। कितना अलग होगा ये यहाँ पे देखना है हमें। देखो बाहर तो हमें पता है Q/4πε0r होगा, वो तो फिक्स है, ठीक है। ये स्मॉल r जो है वो है कि कितने डिस्टेंस पे हम बात कर रहे हैं, और ये जो कैपिटल R है वो है इस स्फीयर का रेडियस। तो इनसाइड कितना होगा ये ध्यान रखो। Q/4πε0 ये टर्म तो लिखनी है, साथ में क्या आ जाएगा 3/2r, ठीक है। फर्स्ट टर्म लर्न रखो 3/2, और डिनोमिनेटर में क्या है r है, माइनस साइन। अब देखो r² बाय, यहाँ 2r है, यहाँ 2r की क्यूब हो गया, ठीक है। और ये r² यहाँ से ऊपर इस तरह से याद रखो, ये r और 2 ये ऊपर लेके गए, r² हो गया, और नीचे यहाँ 2r की क्यूब होगी, ऐसे लर्न रख लो। तो 3/2r माइनस r²/2r³। कोई और तरीके से आप लर्न रख सकते हो तो एज यू विश, उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूलेस लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं। नेक्स्ट देखो इन्फिनाइट लाइन चार्ज। अब इन्फिनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हर जगह आपने देखी होगी, क्या होती है, λ/2πε0r। मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था। लेकिन इन्फिनाइट लाइन चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला नहीं पता होगा तो ये यहाँ पे ध्यान रखो, लर्न कर लो। अब इसका मैंने एक और बताया था, देखो 2kλ/r, ये भी मैंने बताया था, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ से देखो, कंपेयर करो 2, ये क्या है पूरा k लैम्डा, 2kλ, साथ में क्या है log r, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले से कंपेयर करके लर्न करो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बताया था, 2kλ/r। पोटेंशियल में क्या होगा, ये r ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये लर्न कर लो। इन्फिनाइट लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kλ/r, और अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे तो ये r ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 2kλ log r, प्लस एक कांस्टेंट होता है c, और वो कांस्टेंट कितना होता है 2kλ log r0। सिंपल r0 लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, डायरेक्ट पूछा होगा कि इन्फिनाइट लाइन चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है। 4 ऑप्शन दे दिए होंगे, अगर आपको ने पहले देख रखा है, पढ़ रखा है, लर्न है फॉर्मूला, तो डायरेक्ट टिक करके आप आ जाओगे। कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले देखो, डिस्क होता है, डिस्क की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो σ/2ε0√r² प्लस स्मॉल r² माइनस r, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, σ/2ε0 है। उसी शीट को एक्सटेंड कर दो, क्या हो जाएगा, वो 4-5 शीट इकट्ठे रख दो तो वो मोटी मोटी डिस्क की तरह बन जाएगी। तो डिस्क का ऐसे रिलेशन निकालो, पोटेंशियल क्या होगा, σ/2ε0। ये चीज़ आगे ऐड करनी है, r² प्लस r² माइनस r। उसके बाद डाइपोल देखो, अब डाइपोल है, डाइपोल की एक्सियल लाइन पे कितना पोटेंशियल होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे कितना पोटेंशियल होता है। तो इक्वेटोरियल लाइन पे तो पोटेंशियल 0 होता है, लर्न रखना, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। और इक्वेटोरियल एक्सियल लाइन पे कितना पोटेंशियल होता है, Q/2L, इसको क्या बोलते हैं, P, और 1/4πε0 k r² माइनस l²। बड़े में याद नहीं हो रहे, ऐसे लर्न कर लो, ठीक है, Kp/r² माइनस l²। वैसे हम क्या लिखते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला, Q/4πε0r, यानी कि इसको लिखते हैं KQ/r, ऐसे लिखते हैं। K एज इट इज, डाइपोल की वजह से तो Q की जगह क्या आ गया, P आ गया, और एक्सियल लाइन पे निकाल रहे हैं तो r की जगह क्या आ गया, r² माइनस l²। तो ये ध्यान रखिएगा, डाइपोल की वजह से फॉर्मूला है ये। एक क्वाड्रपोल की वजह से फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, ये देखो, क्वाड्रपोल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है, 1/4πε0 p/r³, 3 cos² थीटा माइनस 1 बाय में 2। एक ये आपको लर्न करना है।
देखो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, P/4πε0r³। ठीक है, ये याद रख लो कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E × 3 cos²θ−1/2। इस टाइप से क्वार्टर पोल का फॉर्मूला लर्न कर लो, पोटेंशियल के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लर्न होना चाहिए। इसके बाद देखो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, जैसे हमने किसी डाइलेक्ट्रिक को क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है, हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया इसके अंदर। तो जैसे एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज इधर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो एटम था, जो न्यूट्रल था, अब वो क्या होगा, पोलराइज हो गया। उसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गए। तो क्या हो गया, उसके बीच में उस पर एक डाइपोल मोमेंट आ गया। और वो डाइपोल मोमेंट कितनी आती है, α/ε0 E0। ठीक है, E0 क्या है, जितना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, और अल्फा और ε0। देखो अल्फा की यूनिट भी कई बार पूछ ली जाती है, तो मीटर क्यूब होती है इसकी। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर E एंड P। ये भी डायरेक्ट रिलेशन याद रखो। D क्या होता है, ε0E + P। ठीक है, ये रिलेशन भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये आपको डायरेक्ट लर्न करना है। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ये कंडक्टर है, इसको हमने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर, वो जो वेलोसिटी है दैट इज नॉन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास E/τ/m। टाउ यहाँ पे क्या है, ये टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है I = NEA/VD। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, इसलिए लर्न करने हैं। रेजिस्टिविटी का ρ = m/n² टाउ एक फॉर्मूला होता है, एक R = ρL/y होता है, तो ये भी ध्यान में रखना। अब कुछ क्वेश्चंस देखो। 2 चार्ज पार्टिकल्स A एंड B हैविंग द सेम लीनियर मोमेंटम। 2 चार्ज पार्टिकल हैं A और B, दोनों की लीनियर मोमेंटम सेम है। PA = PB, लीनियर मोमेंटम दोनों की सेम है। बट A हैज़ ट्वाइस द चार्ज एज ऑन B। तो A पे जो चार्ज है वो कितना है, ट्वाइस जितना चार्ज कितना है B पे है। बोथ मूव इन सर्कुलर पाथ, दोनों चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। रेडियाई RA एंड RB अबाउट अ मैग्नेटिक फील्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो mv²/r क्या आ जाएगा, QVB के इक्वल आ जाएगा। ये r को मैंने उस साइड ले लिया और v से v कैंसल आउट कर दिया, तो क्या आ गया, mv = QBr आ गया। mv क्या होता है, मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आ गया, QBr आ गया। अब दोनों की मोमेंटम A और B की सेम दी हुई है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही है ना, तो QA/RA = QB/RB आ गया। B बोथ साइड कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से RA/RB क्या आ जाएगा, QB/QA। और QB/QA में हमें रेशियो दी हुई है, QA की वैल्यू 2 QB दी हुई है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.5। तो यही हमें RA और RB में रिलेशन बताना था, RA/RB में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.5, यहाँ से B ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखो पहले ध्यान से। अ करंट पासिंग थ्रू अ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 2 मिली हेनरी। 2 मिली हेनरी, जहाँ पे हेनरी आ गया इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात की है। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में दे ही रखा है सेल्फ इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी है, वो मैंने लिख लिया। एट द रेट ऑफ 20 मिली एम्पियर पर सेकेंड। तो 20 मिली एम्पियर पर सेकेंड, यहीं से क्या पता चल रहा है, एम्पियर किसका होता है, करंट का, सेकंड किसका होता है, टाइम का। यानी कि di/dt की वैल्यू क्या दी हुई है, 20 मिली एम्पियर दी हुई है। ठीक है, 20 × 10⁻³ दी हुई है। तो EMF इंड्यूस्ड इसमें निकालना है, तो L दे दिया, di/dt दे दिया, तो E क्या आएगा, d∅/dt फॉर्मूला होता है, फाई की जगह लिख दो Li, L कॉमन आ गया, तो L di/dt ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी L की भी और di/dt की भी, तो हमारे पास क्या आ गया 40 माइक्रोवोल्ट। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिज्म डिसअपियर्स एंड द सबस्टांस बिकम पैरामैग्नेटिक इज नॉन एज।
ऑप्शन ए क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर, ऑप्शन बी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सी क्रिटिकल टेम्परेचर, डी नन ऑफ द अबव। सो देखो क्या होता है, जब पैरामैग्नेटिक में चेंज होता है वो कौन सा टेम्परेचर होता है, क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर होता है। एक क्यूरी वेस्ट लॉ आप पढ़ते होंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो मतलब यहाँ पे हम क्यूरी टेम्परेचर की बात करते हैं जिसपे फेरोमैग्नेटिज्म टोटली डिसअपियर हो जाता है और सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है LCR सर्किट, द इंडक्टेंस इज चेंज फ्रॉम L टू L/2। इंडक्टेंस कैसे चेंज होगी, L से L/2 में चेंज होगी। अब टू कीप द सेम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हमें सेम रखनी है, तो C को कैसे चेंज करें। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू 1/2π√L/C। अब मुझे अगर L को हाफ करना है, ठीक है, L को मैं L/2 अगर कर रही हूँ, तो C को मुझे 2C करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, तभी 2 से 2 कैंसिल होगा और न्यू क्या होगा, सेम रहेगा। तो C कैसे चेंज होगा, C को डबल होना पड़ेगा, तो C क्या हो जाएगा 2C। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द क्वार्टर पोल इज गिवन बाय। अब आ गया ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है, तो वो जो मैंने फॉर्मुलेस कराए थे इसी टाइप के क्वेश्चंस उस पर आ जाएंगे। देखो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द क्वार्टर पोल इज गिवन बाय। तो अब आपको फॉर्मूला पता तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो, यहाँ पे 4th ऑप्शन मैंने कराया था, तो इसलिए फॉर्मूलेस इंपॉर्टेंट थे, एक बार ध्यान से उनको लर्न कर लीजिएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना। और वैसे भी इस वीडियो में बहुत से इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर्मूले हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को नहीं पता होते, तो जितना आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के बीच में उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये क्वेश्चंस जाएं। हर कोई आजकल तैयारी कर रहा है पीजीटी की, ठीक है, तो सबके लिए बेनिफिशियल हो, सबके लिए हेल्पफुल हो, तो शेयर कीजिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। टिल देन, थैंक यू।